नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का नया हेल्थ शो, जहां बात होगी हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट हालचाल। आज बात करेंगे क्या अस्थमा से जूझ रहे लोगों को कोविड-19 से ज्यादा खतरा है, साथ ही इससे कैसे निपटे। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। क्या वाकई आपके कान और नाक पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे कि खाना खाने के फौरन बाद ब्रश क्यों नहीं करना चाहिए। मुझे अस्थमा है, ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा तफसील से थोड़ी देर बाद बात करेंगे, पर मोटा माटी कहें तो मुझे सांस लेने में काफी परेशानी होती है, काफी दिक्कत होती है। बचपन से ही है, जिंदगी मेरी इनहेलर के भरोसे कट रही थी, पर एक दिन हम सब की जिंदगी में आया कोरोना भाई साहब, सबकी जिंदगी की बैंड बजा दी। घर से निकलना बंद हो गया, दोस्तों से मिलना बंद हो गया, कहीं आना जाना बंद हो गया। मेरे दोस्तों और घर वालों ने तो मुझ पर और भी पाबंदियां लगा दी। बोले कि भाई तुम्हें तो अस्थमा है, तुम्हारे लिए तो और भी खतरनाक है कोरोना। अब इस बात को 4 महीने हो गए, जिंदगी एक डब्बे में कट रही है। कुछ करने की कोशिश करो तो एक ही बात सुनने को मिलती है कि तुम्हें तो अस्थमा है, तुम्हें ज्यादा रिस्क है। तो भाई हमने सोचा कि दुनिया में हम अकेले तो है नहीं जिसे अस्थमा है, और भी बहुत लोग हैं। तो पता किया जाए कि क्या वाकई हमें दूसरों से ज्यादा रिस्क है, और अगर हाँ तो फिर क्या किया जाए। पर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अस्थमा होता क्या है। ब्रोंकियल अस्थमा दरअसल एक तरह की बीमारी है। कुछ लोग इसे एलर्जी समझते हैं, पर ये सही नहीं है। ये बीमारी एक्चुअली एलर्जी का एक नतीजा है। अब सबसे पहले ये 2 चीजें समझ लीजिए। पहली बात, अस्थमा में आपकी सांस की नली जो है ना, वो धोखा दे जाती है, ये सिकुड़ जाती है एकदम ही। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी सांस की नली के पास जो मांसपेशियां हैं, उनमें ऐंठन होती है। इंग्लिश में इसे स्पैज्म कहते हैं। सांस की नली को एक पाइप की तरह समझिए, कितनी सी जगह होती होगी इसके अंदर। अब ये भी सिकुड़ जाए तो जगह और भी कम हो जाएगी। नतीजा, सांस लेने में नानी याद आ जाती है, बलगम भी ज्यादा बनता है, साथ ही खांसी भी आती है। डेडली कॉम्बिनेशन है बाय गॉड। और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो एक सीटी जैसी आवाज आती है, जिसे हम बीजिंग कहते हैं इंग्लिश में। कुछ लोगों में बीमारी इतनी सिवियर नहीं होती है, रोज का काम चलता रहता है, पर कुछ लोगों को पड़ते हैं खतरनाक अस्थमा अटैक्स। कुछ मिनट तक जबरदस्त खांसी के साथ सांस नहीं आती है और सीने में काफी खिंचाव भी लगता है। दूसरी बात, जिन लोगों को अस्थमा होता है उनकी सांस की नली बहुत सेंसिटिव होती है। आपको किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है, जैसे कि धूल है, बदलता मौसम है, ठंडी हवा है, कुत्ते या फिर बिल्ली के बाल हैं, पेड़ों और पौधों से निकलने वाली ये पाउडर नुमा पोलन है। किसी भी चीज से आपको एलर्जी हो सकती है। आप जरा से उसके कांटेक्ट में आए और लग गया काम आपका। आपकी ये सेंसिटिव सांस की नली शर्मा कर सिकुड़ जाएगी और आपको पड़ेगा एक तगड़ा सा अस्थमा अटैक। अब ये तो था एक छोटा सा कोर्स अस्थमा पर मुद्दा ये है कि जिन लोगों को ये दिक्कत है, क्या उनको कोविड-19 से ज्यादा रिस्क है और कैसा। यह जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर सुप्रियम से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जब अस्थमा का अटैक होता है, तब तक सांस की नली जो कि ऑक्सीजन को फेफड़ों तक ले जाती है, वो सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने के कारण पेशेंट्स को सांस लेने में परेशानी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा सही अमाउंट में फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाती है। अब ऐसे रोगियों में जब कोविड-19 डिजीज होता है या कोरोना वायरस इनके लंग्स में प्रवेश करता है, तब तक फेफड़ों में ऑक्सीजन की आदान प्रदान की क्षमता कम हो जाती है, और अस्थमा के अटैक के कारण एक साथ ऑक्सीजन सैचुरेशन इनमें बहुत तेजी से नीचे गिरता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन मतलब खून में ऑक्सीजन की मात्रा। इसके गिरने के साथ ही हमें तुरंत पेशेंट्स को ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ती है, और अगर फिर भी ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल नहीं आता है तो हमें पेशेंट्स को मैकेनिकल वेंटिलेटर मशीन पे डालना पड़ता है। ऐसे पेशेंट्स में मृत्यु दर बहुत ज्यादा होता है नॉर्मल पेशेंट की तुलना में। ओह, तो ये बात है। अब कोरोना काल में बचने के लिए क्या किया जाए, ये भी जान लेते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा के मरीजों को काफी परहेज करके रहने की जरूरत है। जो भी एलर्जेंस होते हैं, जैसे ठंडी चीजें या फिर डस्ट, तो इनसे इनको बच के रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग का इनको फॉलो करना चाहिए। सुनिए डॉक्टर दीपक शुक्ला क्या कह रहे हैं। अस्थमा को ठीक करने के लिए इनहेलर से दवाएं दी जाती हैं, जो सीधे फेफड़ों में जाकर असर करती हैं। इन दवाओं का असर
जल्दी होता है, लंबे समय तक रहता है और इन्हेलर थेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। कोविड-19 का समय अस्थमा के मरीजों के लिए अच्छा नहीं है। इससे बचने के लिए अस्थमा की दवाएं समय पर और सटीक तरीके से लेना आवश्यक है। अस्थमा से ग्रसित व्यक्तियों को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाना चाहिए। बाकी आप प्राणायाम कर सकते हैं। यदि गले में दर्द, बुखार, सर्दी, खांसी होती है तो तुरंत अपने चिकित्सक के पास जाकर मिलें। और टेली कंसल्टेशन एक अच्छा माध्यम है अपने चिकित्सक से जुड़ने का। आप सीधे फ़ोन के द्वारा अपने चिकित्सक से जुड़ सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं उन्हें कहीं नोट बनाकर रख लीजिए, बहुत काम आएंगी। अब बारी है सेहत के दूसरे सेगमेंट की। आज मैंने एक जगह पढ़ा कि हमारे कान और नाक पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं। हम डर गए पड़ गए भाई, हमारी नाक तो पहले से इतनी लंबी है, बढ़ती रही तो फिर पता नहीं कहीं चली जाएगी। तो सोचा पता किया जाए कि क्या वाकई ये सच है। जवाब है हाँ भी और ना भी। अब इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर कैलाश राय सिंह ने। देखिए, हमारे नाक और कान में होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज बना होता है एक इलास्टिक नुमा टिश्यू यानी कि ऊतक से। अब आसान भाषा में इसे समझे तो ये रेशम नुमा धागे होते हैं। इसे रबर बैंड की तरह समझिए, नरम होता है, खिंच भी सकता है। अब डॉक्टर साहब बताए कि बढ़ता है 18 से 20 साल तक की उम्र तक, पर उम्र के साथ हमारा शरीर बदलता है। कार्टिलेज के जो धागे हैं वो खुलने लगते हैं। अब ग्रेविटी यानी वो ताकत जो सारी चीजों को नीचे जमीन की तरफ खींचती है, उसी की वजह से ये धागे भी नीचे की तरफ उतरने लगते हैं। अब अपना कान इतना सा, अपनी नाक भी इतनी सी, ये धागे बेचारे खुलकर कहाँ जाएंगे? बाहर तो तैर नहीं सकते, स्किन के अंदर हैं, तो ये कान के नीचे के भाग में और नाक के नीचे के भाग में लटक जाते हैं। नतीजा आपके कान नीचे से खिंचते हैं और यही सेम चीज आपकी नाक के साथ भी होती है। साथ ही उम्र के साथ चेहरे की जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, जो सेल्स हैं, ये सब कमजोर पड़ने लगते हैं। स्किन और उसके पीछे हड्डी के बीच में बफर जो है वो कम हो जाता है, तो स्किन चिपकने लगती है हड्डी से। और इस सब का खेल ये है कि आपका जो चेहरा है वो सिकुड़ने लगता है, आपको छोटा लगने लगता है और आपकी जो नाक है और कान है वो बड़े लगने लगते हैं। समझे? खैर, अब चलते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक। अपन ने पूरी लाइफ एक ही बात सुनी है, रात में खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। गलत, नहीं करना चाहिए। चौंकिए मत, दिन में 2 बार ब्रश करना जरूरी है, पर खाना खाने के बाद नहीं। कम से कम 30 से 60 मिनट का गैप होना चाहिए। क्यों? ये बताया मैं डॉक्टर नफीस अहमद ने। देखिए, ऐसा करने के पीछे 2 वजह हैं। पहली, कुछ तरह के फल, खासतौर पर जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे कि संतरा है, नींबू है, इनमें एक तरह का एसिड होता है। अब कोल्ड ड्रिंक जो है उसमें भी एसिड होता है। अगर इनको खाने और पीने के बाद आप फौरन ब्रश करते हैं तो ये एसिड पहुंच जाता है आपके दांतों तक, और ये ना सिर्फ आपके दांतों को कमजोर कर सकता है बल्कि उन्हें गला भी सकता है। दूसरी बात, आप कुछ ऐसा खा रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, कार्ब्स, रोटी है, आलू है, सब में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अब उसके पचने में एक चीज जो सबसे ज्यादा मदद करती है वो बनती है आपके थूक में यानी सलाइवा में। यानी कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो मुंह के अंदर से ही शुरू हो जाता है। अब अगर आप खाकर फौरन ब्रश कर लेते हैं तो ये फायदेमंद चीज जो है आपके मुंह से निकल जाती है। इसलिए खाना खाने के कम से कम 30 मिनट तक ब्रश ना करें। ब्रश करने का सही समय है सोने से ठीक पहले। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो ये जो ईमेल आईडी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल डाल दीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी जरूर बजा दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं अमितेश। थैंक यू।